बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। जुम्मे के रोज़ CNN की तरफ से खबर आई जी, और ख़बर ये थी कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान को जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया कि पाकिस्तान और अमरीका के माबैन एक मुआहदा होने जा रहा है, जिसके तहत अफगानिस्तान पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए अमरीका जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकता है। अब ये खबर CNN दे रहा है, और CNN ने यह भी कहा जी कि अब भी पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्योंकि कोई मुआहदा नहीं है हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के साथ, लिहाजा किसी भी वक्त पाकिस्तान उसको रोक सकता है, लिहाजा मुआहदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कतर और UAE से भी अमरीका के जहाज़ उड़ते हैं। जो अभी तक हमारे पास खबर है वो ये है कि कतर और UAE से जहाज़ उड़ते हैं और अफगानिस्तान में जाके वो जो भी मॉनिटरिंग या इंटेलिजेंस उन्होंने करनी है वहाँ पर जाकर करते हैं। खबर ये भी आई कि नायब अमरीकी वज़ीर खारजा जब दौरे पाकिस्तान पर थी तो उनसे भी इस हवाले से ये बात हुई। ये सब खबरें मैं आपसे डिस्कस करूं जो अभी तक मार्केट में चल रही हैं, और ये भी डिस्कशन वाज़िया नहीं हो सकी उस मुलाकात में नायब अमरीकी वज़ीर खारजा के साथ कि इसके बदले अगर ये मुआहदा होता है पाकिस्तान को क्या मिलेगा या अमरीका क्या दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा है जी कि किसी किस्म का कोई मुआहदा होने नहीं जा रहा, किसी किस्म के कोई मुआहदे की नेगोशिएशंस नहीं हो रही हैं। शायद इस वजह से क्योंकि थोड़ा अर्सा पहले इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया था एक अमरीकी टेलीविजन को, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। वो भी एक दफ़ा सुन लेते हैं। एक अहम बात यह है कि इसमें स्पेसिफिकली जो सवाल था वो ये था एंकर का कि क्या आप CIA को अलाउ करेंगे कि उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान में हो और फिर वो अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशंस को जारी रख सकें। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अभी जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी देखें तब एब्सोल्युटली नॉट कहा था, अब इस पे असर नौ गौर करने की जरूरत है, या फिर ये स्टेटमेंट की नफी है कि फ़ज़ाई हदूद के हवाले से मुआहदा हो रहा है। तो डिस्कशन ये करेंगे। पहले जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। जल साहब, सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल किया गया था कि क्या CIA को देंगे पाकिस्तान में प्रेजेंस कि वो ऑपरेशंस कर सके अफगानिस्तान में, तो उन्होंने उस पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अभी जो मुआहदे के हवाले से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हो सकती हैं अगर ये मुआहदा हो जाता है। तो दोनों बातें सिमिलर हैं या कोई फर्क है आपके ख्याल में? ये फर्क है, और एक चीज मैं वो भी जो मेरी समझ में है वो क्लैरिफाई कर दूं कि जो फॉरेन ऑफिस ने आज बयान दिया है उसमें ये नहीं कहा कि ऐसी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही। उन्होंने ये कहा है कि फिल वक्त ऐसा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा वजाहत मेरे ख्याल उन्होंने नहीं की है। ये मेरा अंदाजा है। नहीं, उन्होंने कहा है जी। अच्छा, अगर कहा जैसा मैं पढ़ देता हूं, उन्होंने कहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं दुरुस्त कहा होगा, क्योंकि मेरी नजर से जो गुजरा वो इतना ही था कि फिल वक्त कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। देखिए, बात यह है कि CIA का पाकिस्तान में होना या ना होना ये एक अलग बात है। मेरा ख्याल है CIA पाकिस्तान में होगी किसी न किसी शक्ल में, और ये आपस में इंटेलिजेंस एजेंसीज का इतना होता है अंडरस्टैंडिंग के आपके लोग भी वहाँ होते हैं, उनके लोग भी यहाँ होते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है होगी। लेकिन उनका यहाँ रहकर ऑपरेशन करना बाकायदा, इस पर एब्सोल्युटली नो हुआ था। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने फिजिकल बेसिस की बात की थी कि जहां से आप ऑपरेट कर सकें, और अब जो बात हो रही है वो एयर कॉरिडोर की हो रही है। देखिए, मेरा अपना नजरिया ये है कि ये एक शोशा है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि बेसलेस है, कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो रही होगी। हो सकता है उनकी तरफ से बात हुई हो, लेकिन इसका मकासद सिर्फ दो हैं। एक ये कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बदमज़गी पैदा करना, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना। देखिए, अगर वो हमारे फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर भी रहे हैं हमारी इजाज़त के बगैर, और इतनी हाइट पे उनके जहाज जा रहे हैं कि मिसाल के तौर पे हम उनका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, कोई एयरफोर्स का ऑफिसर से ही बता सकता है, तब भी हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम उनको इजाज़त देंगे। इजाजत लेकर काम करना और बगैर इजाजत के काम करने में बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान को रेजिस्ट करते रहना चाहिए, पाकिस्तान को ये कहते रहना चाहिए कि जी अब चूंकि जंग खत्म हो गई है, और पाकिस्तान जैसे कह रहा है कि हम सिर्फ पीस में आपके हो सकते हैं साथी, और ये जो सर्वेलेंस वगैरह है और ये जो अटैक्स वगैरह ड्रोन्स के, ये पीस एफर्ट्स नहीं है। ये तो बाकायदा आप समझे इंटेलिजेंस गैदरिंग की बातें हैं, और इसमें ऑफेंसिव डिजाइन हो सकता है। तो मेरा अपने ख्याल में चीजें अभी फुली सेटल्ड नहीं है, ये मेरा जो मुझे नजर आता है। ठीक है, और जैसे मुझे फरमाइएगा कि आप
वजीर दफा भी रहे हैं और सेक्रेटरी दफा भी रहे हैं। 2001 में अफगानिस्तान तक रसाई के हवाले से एक मुआहदा हुआ था अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन, उसका क्या स्टेटस है? जी, दो मुआहदे हुए थे। एक मुआहदा था जो कि यूएस फोर्सेस की सपोर्ट के लिए था, एक मुआहदा नेटो फोर्सेस लेस यूएस के सपोर्ट के लिए था। और ये मैं इसलिए अब बात कर रहा हूँ कि अब ये चीज पब्लिक है, इसमें कोई वो सीक्रेसी वाली बात रही नहीं है। इन मुआहदों के तहत इन मुआहदों को रिव्यू होना था फ्रॉम टाइम टू टाइम, और मेरा ख्याल टाइम जो है ना वो 10 साल का था। तो 2011 में रिव्यू होना था, 2021 में रिव्यू होना था। लेकिन इस मुआहदे की जो लैंग्वेज है और इस मुआहदे का जो उन्वान है वो है सपोर्ट ऑफ कोलिशन फोर्सेस इन अफगानिस्तान। तो जब वो खत्म हो गया, उनका ऑपरेशन खत्म हो गया और वो फोर्सेस यहां से चली गई, तो वो मुआहदे खुद ब खुद आप मनसूख समझे। इस वक्त उस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है। सही, बिल्कुल सही। जनरल साहब, आखिरी सवाल यह है कि दौरे सऊदी अरेबिया प्राइम मिनिस्टर साहब का, उसमें वैसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $3 अरब के करीब कोई तेल भी सऊदी अरेबिया उधार देगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जिस सर्द मोहरी का शिकार हैं, आपके ख्याल में उसमें भी सऊदी अरब कोई रोल प्ले कर सकता है? बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और मेरा अपना तो ये ख्याल है कि जो पहले उन्होंने ये ऑफर की है आपको डेफर्ड पेमेंट के ऊपर, ये उसी का शाखसाना है और इसी को उन्होंने आगे बढ़ाना है। बात ये है, ये मेरा अपना अंदाजा है, फिर मैं इस पर मुसर नहीं हूं, कि अमेरिका अभी पैंतरा बदल के नए चेहरे के साथ दोबारा इस इलाके में आना चाहता है। उसकी वजह यह है कि उसके जो इंड्योरिंग इंटरेस्ट है यहाँ पर, कि चीन का यहाँ असर रसूख इतनी तेजी से ना बढ़े, रूस इंडियन ओशन तक ना जा सके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो जो कि रूस के साथ है लैंड लॉक्ड रहें, वो नजर रख सके ईरान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। तो वो जो है यहाँ पर दोबारा किसी और शक्ल में आना चाहते हैं। अगर वो मिलिट्री बेसिस नहीं तो इकोनॉमिक बेस की शक्ल में, कोई पोलिटिकल बेस की शक्ल में आना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दौरा बहुत अहम है और ये उसी से मिलती जुलती कोई चीज है। बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर तज्जियाकार मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। भट्टी साहब, मुझे फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान इस वक्त मौशी मुश्किलात का शिकार, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, अवाम परेशान है, पेट्रोल हाल ही में महंगा हुआ, सितंबर में 12 रुपये, 12.25 रुपये के करीब महंगा हुआ 3 मुख्तलिफ इकसात में, उसके बाद 10.5 रुपये एकदम अक्टूबर में, उसके बाद बिजली महंगी हुई। अब प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए सऊदी अरेबिया, उम्मीद ये की जा रही है कि $3 बिलियन का तेल उधार देगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को। आपके ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ लेके लौटेंगे वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम, एक तो सऊदी अरब के साथ कभी हमारे बहुत करीबी मरासम थे, फिर पिछले दिनों में मरासम खासे कशीदा हो गए। उसकी कुछ सियासी वजूहात हैं, कुछ और भी वजूहात हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ साहब रोज़े रसूल में जाना चाह रहे थे। बहरहाल वो एक अलग बात है। लेकिन अब मेरा जहाँ ख्याल है, जब मैं खालिद लोधी साहब को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी माकूल बात, CNN ने खबर इसमें हमारी वजारत दाखिला खारजा ने जिसने भी तरदीद तो कर दी है, लेकिन कोई बात जरूर है। और मेरा ख्याल है सऊदी अरब इस सूरत में मदद करेगा कि जब हम अमेरिका की बात, खुदा ना खास्ता, मुझे यकीन है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब नहीं मानेंगे। जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो मैंने कहा था मुझे फख्र है आज पाकिस्तान होने का, उनकी इस बहादुरी पर। अगर वो ये बात मान जाते हैं तो फिर यकीनन हम अपनी राय देने का हक रखते हैं। और सऊदी अरब कहा यह जा रहा है कि वो अमेरिकन शराइत ही आगे रखेंगे कि इस बात पर देंगे, अदरवाइज वो पैसे नहीं देंगे। आपको पता है IMF से जो तो आज थे वो भी मुज़ाकरात नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने भी बहुत सख्त कंडीशन रखी जिससे महंगाई बम गिरना था। महंगाई नहीं आनी थी, महंगाई बम गिरना था और 90% लोगों ने जमीन बोझ हो जाना था। तो अब वो भी नहीं IMF दे रहा। अगर पेट्रोल पंप सस्ते दामों दे देता है या कोई और मदद करता है तो, लेकिन मेरा ख्याल है सऊदी अरब अमेरिका को नाराज नहीं करेगा, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। ठीक है। अब आलिया हमजा साहिबा, मुझे बताइएगा कि IMF के हवाले से भी जो भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे, IMF के साथ जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं वो कामयाब हो नहीं सके अभी तक। जो शराइत हमारे सामने है IMF की तरफ से वो ये है कि 500 अरब के टैक्सेस और लगाएं पाकिस्तान के अवाम पे, शराय सूद
बढ़ाएं, बिजली को मजीद महंगा करें, रुपए की कदर में मजीद कमी करें और वो इदारे, कौमी इदारे जो नुकसान में उनकी निजकारी करें। चलिए आखिरी बात तो समझ आता है, लेकिन 500 अरब के टैक्सेस लगाना, शरह सूद बढ़ाना, बिजली मजीद महंगी करना, रुपए की कदर को कम करना, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो ऑलरेडी जितनी आपकी गवर्नमेंट इस वक्त अनपॉपुलर हो गई है पाकिस्तान की अवाम की नजर में, नया पाकिस्तान बनाते बनाते आप लोगों के लिए तो और बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। यू हैव टू डिसाइड बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी राइट नाउ। क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एहतशाम साहब। एहतशाम साहब, मैं सबसे पहले तो जो पहले वाला आपका टॉपिक था उस पर कमेंट करना चाहती हूँ, और मैं दफ्तर खारजा की जो बात उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हो रहा, और अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन के लिए फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के का जो मुआहदा है उसके ऊपर भी अभी कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही है, और उसकी भी बाकायदा शक्ल देने की खबरें दुरुस्त नहीं है। ये उनका वर्ड टू वर्ड मैंने जो प्रेस रिलीज आया है वो कोट कर दिया है। एग्जैक्टली यही हुआ था। आपको याद है कि एक कॉलम आया था और उसके अंदर लिखा गया था कि अमेरिका पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा है, और एक तूफान यहां पर आ गया था कि पाकिस्तान फौजी अड्डे देने लगा है। बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से वहां के एक एंकर ने सवाल किया और उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का जवाब दिया, तो फिर ये एक और यहां पर एक येट हो गया कि उन्होंने तो कभी हवाई अड्डे मांगे ही नहीं थे। अब भी जो बात हो रही है दफ्तर खारजा उसको क्लैरिटी के साथ बता रहा है, और अगर मैं CNN का भी मतलब फ़िज़ाई हदूद देने के लिए कोई मुआहदा अंडर नेगोशिएशन भी नहीं है, आप ये कह रही हैं कि किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन हो ही नहीं रही है फ़िज़ाई हदूद देने के लिए, ठीक है जी। तो अगर हो भी तो इसमें बुराई क्या है? ऑफिस का मतलब कि 20 साल आप एला रहे हैं अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में, अभी अगर फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की बात हो रही है। मैंने तो अभी इंट्रो में भी ये क्लियर किया है कि वो HBO के एंकर ने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो सवाल पूछा था उसने बाकायदा तौर पे CIA की प्रेजेंस का कहा था कि CIA की प्रेजेंस अलाउ करेंगे आप पाकिस्तान की सरजमीन पर, ताकि वो अफगानिस्तान पर होने वाले ऑपरेशंस पर नजर रख सके, वो और बात है। फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करना और बात है। तो आप कह रही हैं कि फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल भी नहीं करने लगी हूं। मैंने अभी आधी बात की थी। अगर मैं ये CNN का ही बताऊं, CNN का ही मैं कोट कर रही हूं, विद नो फॉर्मल एग्रीमेंट करंटली इन प्लेस द US runs the risk of Pakistan refusing entry to US military aircraft and drones en route to Afghanistan। आसान अल्फाज में मैं ये बता दूं कि यहाँ वो कौन सा टीजर डाल रहे हैं या यहाँ कौन सा टेस्टर पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है कि US तो ये कह रहे हैं बेस तो आपने देनी नहीं थी, वो तो आपने हमें कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब क्या हमारी जो एयर स्पेस यानी उनका जो जिस तरह से भी वो अफगानिस्तान के लिए जो एयर स्पेस यूज करे थे, अब उन्हें ये भी डर है कि शायद वो भी पाकिस्तान बंद ना कर दे। देखिए यहाँ पर हम जब बात कर रहे होते हैं, आज वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, भट्टी साहब अगर कह रहे थे तो हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद हो गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट के कहने पे। हमें भी पता है एब्सोल्युटली नॉट की कॉस्ट क्या है। आज फेटअप से बुलंद होने के बाद अभी तक IMF आपको जो टफ टाइम दे रही है वो भी आपको पता है। वो कह रहे हैं 500 अरब के टैक्सेस लगाएं, जो मैंने आपसे सवाल किया था, शरह सूद बढ़ाएं, बिजली मजीद महंगी करें, रुपए की कदर में मजीद कमी करें, ये आप कॉस्ट पे कर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट की। हम कॉस्ट तो FATF पे भी पे करें, हम IMF पर भी पे करें, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम FATF पर भी आहिस्ता आहिस्ता उनके टारगेट को वो नए हमें पॉइंट्स देते हैं, हम नए पॉइंट्स को अचीव करते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, हमारे दफ्तरे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनके स्पोक पर्सन ने भी ये बताया कि अभी तक IMF के साथ हमारा डायलॉग नाकाम नहीं हुआ, और अगर वो हमें कोई भी टफ सिचुएशन देंगे अपने अवाम पर लगाने के लिए तो हमें पता है कि हमारी अवाम ऑलरेडी मुश्किल का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान और मुश्किल का शिकार नहीं करेगी अपने लोगों को। ठीक है, अच्छा चलें ये देखते हैं आने वाले दिनों में। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुझे फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है, ये एब्सोल्युटली नॉट का जो स्टेटमेंट था प्राइम मिनिस्टर साहब का, और अभी जो बात हुई है जिसकी फॉरेन ऑफिस ने तो तरदीद कर दिया, उन्होंने कहा है कि कोई निगोशिएशन फॉर एनी काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर सके अमरीका, हो ही नहीं रहा है, उन्होंने तरदीद कर। लेकिन दोनों मामला, दोनों सिचुएशंस में आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? और आपके ख्याल में अगर अमरीका के साथ कोई निगोशिएशन हो फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल के लिए, तो उसमें कोई बुराई है, गलत है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए
पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था एब्सोल्युटली नॉट, उसकी जरूरत ही नहीं थी। मैडम आपने एक राह जाते कहा कि आप बैल मुझे मार, अभी आपसे कोई फॉरेन उन्होंने कोई ऑफिशियल चैनल के थ्रू यूएस की तरफ से कोई ऐसी डिमांड ऑन टेबल नहीं थी और कोई इस तरह का आप पे प्रेशर भी नहीं था। आपने पहले एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी जिसका कोलैटरल डैमेज इतना ज्यादा हो गया कि जो अब आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि IMF और ये प्रॉब्लम्स हो रही है कि आपने एक रियलिटी है कि वो एक मिलिट्री माइट है, टेक्नोलॉजी में वो कहाँ पर है, इकोनॉमी में वो कहाँ पर है, फिर फैटफ आपने जिस तरीके से उनका या जो भी है फैटफ को आपने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आपकी रेगुलेटरी रिजीम भी जो है वो भी अब मतलब आपके पास हमारे इस तरह से हाथ में नहीं रही, वो भी हमने सॉवरेनिटी अपनी कई कॉन्टेक्स्ट में सरेंडर की है। उसके बाद फिर आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, तो मुझे तो समझ नहीं आई कि आप ये समझ रहे हैं कि या तो हमारी इकोनॉमी प्राइम मिनिस्टर साहब को कह देना चाहिए था कि हम अड्डे देने के लिए तैयार हैं CIA को। आप लोग होते तो आप लोग यही कहते कि हम अड्डे देने के लिए तैयार हैं CIA को। अड्डे देने के लिए तो मेरे ख्याल से अभी जो जहाँ तक अड्डों का सवाल है उसके बीच में जो मेन चीज है वो ये देखनी है कि एक अड्डे तो हमारा एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से रहा और ये एक कॉन्टिन्यूटी है जो मुस्लिम लीग नून के दौर में एक फॉरेन पॉलिसी बनी थी कि पाकिस्तान कहीं पे इंटरफेयर नहीं करेगा, ना किसी के मामलात में इंटरफेयर करेगा, ना अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देगा कि कोई इसको इस्तेमाल करे और किसी और मुल्क का नुकसान करे। तो यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा जिसको आप कह रहे हैं कि गलत कहा, एब्सोल्युटली नॉट, यही कहा था उन्होंने। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट जो है ना वो आप एक चीज है जो आपसे कहीं नहीं गई तो आप उसको कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपसे कोई बात भी करता है एंकर के भी आपसे अगर करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप कहते हैं जब वक्त आएगा तो देखेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि हमारी एक पॉलिसी है PMLN की कि पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगा और ना ही अपनी अड्डे देगा या और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही सवाल किया गया था और उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं मुदाखलत करेंगे या बात करने का तरीका भी होता है ना, डिप्लोमेटिक जुबान और होती है। अच्छा ठीक। और ये जो हमारी जो गली मोहल्ले की जुबान होती है और होती है, ये तो फर्क हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, हम वहाँ पे डिप्लोमेटिकली जुबान इस तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कंटेनर पे चढ़े हैं। अच्छा, तो क्या आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब होते तो कैसे कहते, क्या कहते? इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नवाज शरीफ साहब होते तो क्या कहते? आप ये कहते कि भी अभी तक हमसे बात नहीं की और अगर करेंगे तो फिर वक्त आने पे देखेंगे। अभी तो बात नहीं, या मेरा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, मैं ये मामला पार्लियामेंट के पास भेज दूंगा, मेरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या करना क्या नहीं करना। जिस तरह हमने उस वक्त किया था जब ये मसला चल रहा था वहां पे, तो हमने उस वक्त ये किया था, हमने पार्लियामेंट में मामला ले आए थे और पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी थी। तो आपके पास 100 तरीके होते हैं ऐसे कि आप इन चीजों को एक वेल फैशन तरीके से कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द वे। ठीक है भट्टी साहब, ये जो डिस्कशन हुई है जितनी भी अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, अब ये जो IMF के साथ भी मामलात, ये 500 अरब के टैक्सेस, शरह सूद बढ़ा दें, बिजली महंगी कर दें, रुपए की कदर में मजीद कमी कर दें, लोग तो पहले यहाँ पे चीखें मार रहे हैं और आप तो अक्सर मेरे प्रोग्राम में आके जिक्र करते हैं, बताते हैं कि आप आम आवाम में जब जाते हैं उनके इंटरव्यू करते हैं, तो कैसे मैनेज करेगी गवर्नमेंट इस सारे मामलात को? और ये जो मोहसिन साहब ने कहा है जी कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, मुझे याद है आपने मेरे शो में कहा था कि मुझे इमरान खान पे इस बात पे फख्र है कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, तो इस चीज को आप कैसे मोहसिन साहब की को इस पे क्या कमेंट करें? हाँ, मैं आज भी उस बात पे हूं कि अगर वज़ीर आज़म ने कहा था ठीक है, बातें हो रही थी, अमेरिका अड्डे मांग रहा था, हकीकत है अगर हमारे पॉलिटिशियन इस चीज से लाइलम है तो वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लें। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, तबाह कर दी है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि अगर इमरान खान के प्रॉपर्टी अमेरिका में खरबों रुपए की होती, यूके में होती, ऑफशोर कंपनी की होती, बिजनेस होता, वो जुर्रत ही नहीं कर सकता। अमेरिकन टीवी के सामने जब बैठते हैं ना, फिर पर्चियां नहीं निकालनी पड़ती, देख के नहीं पढ़ना पड़ता,
सवाल कोई भी कर सकता है। जर्नलिस्ट की प्रॉब्लम यही है, इंटरव्यू का मकसद यही होता है, आप अपनी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अब आप एंकर है ना, जो चाहे सवाल कर सकते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट वहां होगा, नवाज शरीफ डू यू थिंक कि ये कह सकते थे अमेरिका को? एब्सोल्युटली नॉट। वो मादी में हमने वो अभी इशारा कहते नहीं थे तो सर झुका लेते थे। हाँ, आज आपने ठीक कहा, फैटअप का उसकी वजह से नाम नहीं निकल रहा, IMF इसी वजह से लगा रहा है। लेकिन अगर बावकार जिंदगी गुजारनी है, कुर्बानी देनी चाहिए। इमरान खान साहब की हमें इस बात का नहीं है। इमरान खान साहब पर जो इतराज है कि आप अच्छी गवर्नेंस नहीं ला सके, करप्शन में इजाफा हो गया है, आपने पंजाब तबाह कर दिया है। यहाँ मैंने सानिया माल्टोन को मुझे एक ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू सवाल। आपको मालूम है कि ये महंगाई जब से ज्यादा हुई, ऑपोजिशन ने ऐलान किया मुल्कगीर एहतजाज का, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अवाम से खिताब करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, महंगाई का हल भी उसमें है, अवाम की मुश्किलों का हल भी उसमें है, कि पाकिस्तान के अवाम को शफाफ और बगैर मुदाखलत के इलेक्शन दे दो। भट्टी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात दे दें पाकिस्तान के अवाम को आपके ख्याल में पाकिस्तान में आज अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, इमरान खान साहब दोबारा इलेक्ट होंगे? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। जो ईमानदारी से बात है, मैं तो किसी एक जमात का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब से ही मैं गुजारिश करता हूं, 85 से मुझे एक इलेक्शन बता दे जो शफाफ हुए हों। 85 जब ज़ियाउल हक साहब मरहूम गालबन, वो डिक्टेटर नहीं, बड़े जमहूरी आदमी थे, उन्होंने एक आमर को फांसी दी थी, नहीं सॉरी, जमहूरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। तो उस वक्त के बाद 85 से लेके 88 के इलेक्शन, बीइंग ए जर्नलिस्ट मैंने कवर करना शुरू किए 90 में, सॉरी, तो कोई एक इलेक्शन बता दे, हारने वाले ने कहा ये इलेक्शन फेयर हो। जिसमें 2008 में ये जीते, उसमें भी धांधली हुई। 13 में उस वक्त के सदर मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब ने कहा RO के इलेक्शन है। बदकिस्मती है, इलेक्शन यहाँ शफाफ नहीं होते, लेकिन हर सियासी जमात चाहती है अगर धांधली उसकी फेवर में हुई है तो वो शफाफ इलेक्शन है। मुझे बता दे, इस्लाहत की तरफ ये जा नहीं रहे। अगर ये इलेक्शन होते हैं कि सारी जमातें लिख के देंगी कि हम नताइज कबूल करेंगे जो भी जीते, ये नहीं होगा। ये आज आपका प्रोग्राम हो रहा है ना रिकॉर्ड, ये हिस्सा रहेगा हिस्ट्री का। तो ये जो भी हारेगा वो यही कहेगा कि धांधली हुई है। धांधली हर कोई चाहता है, लेकिन चाहता है मेरे मुफाद में हो। खुद ख्वाजा साहब ने अहम तरीन शख्सियत को सुबह 4 बजे फोन क्यों किया कि मैं हारा और साथ जीत गए? ख्वाजा साहब ये भी रहनुमाई फरमा देते। क्या धांधली वही होती है कि मैंने हो जाऊं तो शफाफ इलेक्शन, अगर मैं हार गया, एहतशाम साहब जीत गए तो धांधली वाले हैं? तो इलेक्शन पहले उसके लिए इस्लाहत लानी होंगी, बड़े काम करने चाहिए हमें। बिल्कुल सही। आलिया हमजा साहिबा, ऑपोजिशन तो बड़ी मुतहरक अब नजर आ रही है, वो कहती है अब तो तहरीक चलाएंगे, और साद रफीक साहब ने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। जी आलिया साहिबा, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? एहतशाम साहब, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 2018 से पहले अपनी कैबिनेट फाइनल करने कौन पहुंचा था? फिर भी सिलेक्टेड हमें 2018, और जब कोरोना आया था 2019 में तो शेरवानी पहनने कौन आया था यहाँ पर? दौड़ा दौड़ा आकर लैपटॉप के आगे बैठ गए थे वो। और 2013 से पहले तो कौन वहाँ पर बुर्का पहन के गेट नंबर 4 से जाया करते थे? या उससे पहले की भी मैं हिस्ट्री में ले जाऊँ, या शायद खाकान साहब की भी मैं इनको स्टेटमेंट सुना दूँ जो कहते हैं धांधली तो हर इलेक्शन में होती है। ये भूल जाते हैं बातें, और ये जो ये कह रहे हैं ना, इनका तो मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले मैं राजा साहब की बात का जवाब दे दूं। हमने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो नहीं है। 20 अगस्त 1998 की मैं इनकी बात सुना रही हूं कि हमारी अरेबियन सी में इनके मिसाइल्स फायर हुए थे एयर स्पेस यूज करके पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के ऊपर। आज तक उसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। कहां थे ये लोग तब? कहते ना एब्सोल्युटली नॉट। कारगिल की जंग में आपको पता है कि क्या हुआ, वहां जाकर ये लोग क्या कहते रहे? या सऊदी अरेबिया से जाकर ये जो $1.5 अरब का सौदा
करके आए थे, और ये जो यमन की हमें कहानी सुना रहे थे, ये तो अपोजिशन थी जिसने कहा कि यमन में फौज नहीं भेजेंगे और पार्लियामेंट में लेकर आए इस मसले को। बात जब आती है ना इनकी मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट बता दूं कि ये तो हमें रोज उठते हैं ना, रात को सोते हैं ना तो हुकूमत गिरा के सोते हैं, क्या करें, सुबह उठते हैं तो फिर से वही इमरान खान साहब की हुकूमत होती है। 3 महीने बाद जब हमारी हुकूमत आई, ये कहते थे शहबाज शरीफ साहब आएंगे, फौज से गठजोड़ हो जाएगा, हमारी हुकूमत चली जाएगी। फिर 6 महीने बाद इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस से आस लगाई कि ये चलेगा, पीटीआई खत्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। साल गुजरा तो इन्होंने कहा जी मरियम नवाज आएंगी, तहरीक चलाएंगी, वोट को इज्जत मिलेगी, हम चले जाएंगे। 1.25 साल के बाद इनका सारा का सारा तकिया हो गया जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, और उन्होंने भी इनकार कर दिया कि उनका पीटीआई को गिराने का या पीटीआई उनकी पार्टी है, वहां से भी इनको अदम एतमाद की तहरीक नहीं मिली। 2 साल के बाद आपने देखा पीटीएम की जमातें आ गई हुकूमत गिराने के लिए और नाकामो नामुराद होकर चली गई। आज 3 साल बाद अमेरिकन आके मरियम बीबी से, नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, उसके बाद ये फिर से यही स्टोरी सुना रहे। देखें क्यों मिल रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन, क्यों मिल रहे हैं आपके ख्याल में, क्यों मिल रहे हैं अमेरिकन आके मरियम बीबी से और शहबाज शरीफ साहब से, क्यों मिल रहे हैं अमेरिकन? देखें, ये क्वेश्चन तो मीडिया को पूछना चाहिए था, और ये क्वेश्चन तो पूछना चाहिए था कि कहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद इनकार कर देते हैं वहां की नायब वजीर खारजा से मिलने से, और वहां पर उनको एक आम अमेरिकन एम्बेसी का बंदा रिसीव करने जाता है। यहां पर तो पूरा टब्बर वजीर आजम समेत एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता था। अगर अमेरिका को कोई अदना से अदना भी उनका कोई ओहदेदार आ रहा होता था, फर्क है। आज का पाकिस्तान डिफरेंट है, माने या ना माने। आज वजीर खारजा अमेरिका की अगर यहाँ पर आई थी प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें मिल लेते तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। अमेरिका इज स्टिल द सुपर पावर। देखिए, अगर देखिए फख्र लेने वाली कौन सी बात है कि नायब वजीर खारजा अमेरिका की यहाँ पर आई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलने से भी इनकार कर दिया। एहतशाम साहब, जब आप एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के ऐसे फैसलों के ऊपर हमारा सर, क्या हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाते हैं कि आज वो वाले हालात नहीं है कि हर चीज पर कहा जाए, वो कहेंगे डू मोर। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें फख्र करने वाली कौन सी बात है कि नायब वजीर खारजा अमेरिका की अगर आई थी, आप कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलने से इनकार कर दिया, मिल लेते, इसमें क्या अर्ज था? आज का पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है कि हम वहां पर सिर्फ उनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर पाकिस्तान में ये दिखाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि अब जो पाकिस्तान का मकाम है, पाकिस्तान को इज्जत और खुद मुख्तारी से ही आगे बढ़ना है। एक इसकी कीमत है जो पाकिस्तानी कौम भी समझती है। और आप यहां पर देख लें कि यहां पर एक आम अमेरिकन ओहदेदार भी आते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, लेकिन ये पाकिस्तान कौम का जो वकार है और जो इज्जत है, ये इस तरह से नहीं बुलंद होगा कि आप आके टेलीविजन टॉक शोज में आके कहें कि देखें जी वो नायब वजीर खारजा यहाँ पर आई थी और हम उसको मिले नहीं, मिलने से इनकार कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट डिप्लोमेसी। आई एम सॉरी, इस तरह से आप अपना वकार बुलंद नहीं करते हैं। यू talk to people, you have a dialogue with people, you negotiate with them and you bring them on your own terms. इस तरह से आप अपना वकार बुलंद करते हैं। तो I think अगर यही सोच है, I don't think कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ये सोच होगी, लेकिन अगर यही सोच है पीटीआई की तो they need to grow up। एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक टू सवाल। मोहसिन राजा साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो अब आपका ऐलान है मुल्कगीर एहतजाज का, ये आपकी लीडरशिप तो उसमें एक्टिव होते हुए नजर आ नहीं रही है। कारकुनान और अवाम को आप इनवाइट कर रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले, लेकिन आपकी जो फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप है, इट इज नोवेयर ऑन द सीन। देखिए, फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप जो है बिल्कुल वो भी आएगी जब इसके स्टेप्स हैं। अभी इनिशियल स्टेजेस पे ये प्रोटेस्ट है। अभी इस प्रोटेस्ट के जैसे जैसे प्रोटेस्ट जो है प्रोविंशियल लेवल पे आएगा तो ये फिर हमारी जो क़यादत है, जो फर्स्ट ईयर है लीडरशिप का, वो बिल्कुल आपको नजर भी आएगा। अभी तो इसको हम सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट की हद तक या थोड़ा डिवीजन की हद तक, वो जो हमारी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप है उनको कहा है कि वो जरा मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद अल्टीमेटली तो फिर इसने
प्रोविंशियल लेवल पे आना है और फिर बिल्कुल ये मुल्क की सतह पे एहतजाज जो होगा वो होगा। और उस वक्त अभी हम अपनी ऑप्शन जो है वो देख रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन उस वक्त मुनासिब होंगी जो हम उस वक्त अडॉप्ट करें कि किस तरीके से एहतजाज करना है और कहाँ। टारगेट इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है बिफोर दे फुलफिल द कंप्लीट द टेन्योर, यही टारगेट है। देखिए ऑपोजिशन का तो हमेशा से यही टारगेट होता है कि हुकूमत को किसी न किसी तरह से टफ टाइम दें और टफ टाइम देखते हुए उनको घर भेजें। और ये हिकमत अमली बिल्कुल हमारी ऑन द टेबल है कि प्रोविंस में भी, सूबे में भी नहीं, टेन्योर पूरा होने से पहले अगर आप एक पंजाब में जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत को घर भेजते हैं तो फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं ना। और दूसरा, आपने मोहसिन साहब ये कहा ना कि ऑपोजिशन का हमेशा से ये टारगेट होता है कि टफ टाइम दे, और हुकूमत को टफ टाइम समझ आता है। ऑपोजिशन का काम वॉच टॉक का है, हुकूमत की गवर्नेंस पॉलिसीज देखनी है, उस पर क्रिटिसिज्म करना है, उनको बताना है कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। लेकिन घर भेजने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे बाहर के तरक्की याफ्ता मुल्कों में नहीं है, और फिर हम लोग खुद ही कहते हैं जी जमहूरियत डिरेल हो गई है। देखिए अभी घर भेजने वाला वजीर आजम का या उसकी काबीना का तो जो है ना वो तो प्रोसेस के बीच में रहते हुए ना श्याम साहब, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहते हुए जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उन ऑप्शन को तो इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। और अगर इन हाउस कोई चीज चेंज हो जाती है और मुल्क को एक हम बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में एक शफाफ इलेक्शन के लिए, रिफॉर्म्स के लिए एक ऐसी लीडरशिप मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सामने आती है जो सबको टेबल पे बिठा के आइंदा आने वाले वक्त की एक बड़े इम्पार्शियल तरीके से आगे लेके चल सके तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल टेबल पे रहेगी। ठीक है मोहसिन साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहते हुए चीजें। राइट, भट्टी साहब मुझे ये बताइएगा अब आगे होने क्या जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ जो मईशत की सूरत हाल है वो आपके सामने है, IMF के साथ टॉक्स आपके सामने है, दौरा सऊदी अरेबिया प्राइम मिनिस्टर का, उससे कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है, आपके सामने है, ऑपोजिशन सड़कों पे आपके सामने है, मुल्कगीर एहतजाज की बात हो रही है आपके सामने। क्या होने जा रहा है? अगले 2 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे तो इसी तरह करेंगे जिस तरह से 3 साल पूरे किए हैं, या कोई हालात में बेहतरी आ जाएगी, या फिर कुछ और होगा? एहतशाम, एक तो मोहसिन आजा साहब ने ठीक फरमाया, अपोजिशन का हक है। देखे ईमानदारी से बात है, जब 2014 में इमरान खान करते तो मेरा मौक़िफ़ ये था पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है। अगर आइन में रह के हुए अपोजिशन अदम एतमाद लाती है तो उनका आइनी हक है, ये आइन की वायलेशन नहीं है। इख्तलाफ राय, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है। लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा अपोजिशन इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सके। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, PDM बनी थी जिसमें 11 जमातें थी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और ANP भी थी। अगर उस वक्त भरपूर ताकत लगा के एहतजाज करके पहले इस्तीफे देने चले थे, फिर इस्तीफे मांगने, फिर जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एहतजाज हुआ और मुख्तलिफ सूबों में जलसे जुलूस किए गए, लॉन्ग मार्च का भी ऐलान हुआ, नहीं हो सके, तो इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गिरा सकते। हाँ, इमरान खान के 1-2 काम ऐसे हैं कि मुझे लग रहा है कि उन्हें जल्दी है कहीं जाने की। अगर वो इमरान खान साहब जब भी गए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के कुछ नादान दोस्त अपोजिशन से बहुत ज्यादा नुकसान इमरान खान साहब का कर रहे हैं जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। और कुछ उनकी आईनी इदारों से टकराव की पॉलिसी, जैसे इस लाइक के इलेक्शन कमीशन को ये कह देना कि मैं आग लगा दूंगा, ये मुनासिब नहीं होता। हाक में वक्त वो गुजरा और वो ये अल्फाज कहें। अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत थी तो जाना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि PDM के एहतजाज में। और दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून तो चाहती नहीं है, मैं आपको बता दूं, ना मरियम नवाज साहबा चाहते हैं मौजूदा हुकूमत जाए, ना नवाज शरीफ चाहते हैं। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं क्योंकि दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी नाहल हो चुकी हैं और मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी, वो तो 23 का इंतजार कर रहे हैं कोई अहम शख्सियत आए तो उन्हें रिलीफ मिले। हाँ, इमरान खान साहब को अगर जाने में जल्दी है क्योंकि महंगाई जो आपने पिन पॉइंट की, असल इमरान खान साहब की दुश्मन महंगाई है, असल बैड गवर्नर्स है, बढ़ती हुई करप्शन है जिसे वो रोक नहीं पा रहे बावजूद कोशिश के, क्योंकि उनके आप लोग हैं इसमें। सही है। आलिया हमजा साहिबा, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स।
कैसे मैनेज करेंगे सारी सूरत हाल को, बिगड़ती मईशत को कैसे समेटेंगे? आम आदमी जो महंगाई की वजह से परेशान है, बिजली, पेट्रोल, खाने पीने की शायद जिस तरह से महंगी हुई हैं, उसको कैसे रिलीफ देंगे? फिर अगला इलेक्शन 2023 का आपके मिनिस्टर्स कहते हैं जी अगले 5 साल भी हमारे हैं, वो अगले 5 साल अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे कि आप लोग डिजर्व करते हैं अगले 5 साल भी? मैं तो सिर्फ पहले जो मेरे साथ मेरे कुलीग बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात का कह दूं कि वो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और फिर हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे। तो हम तो इनको ऑलरेडी रिफॉर्म्स में, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म्स की दावत दे चुके हैं कि आए बेटे रिफॉर्म्स करें, कल को इलेक्शन पे किसी को एतराज ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। आज आपने एक क्लिप देखा होगा जो बाइडेन का, वो वहां पर वो कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं पेट्रोल प्राइसेस के लिए कर सकता, एनर्जी क्राइसिस के लिए कर देता। मतलब एक सुपर पावर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन के अंदर आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, इंडिया के अंदर लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, कनाडा में हाईएस्ट इन्फ्लेशन हो गई है, यूएस के अंदर, यूके के अंदर सुपर पावर्स नहीं विथस्टैंड कर पा रही। आप दुनिया की सारी, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स देखें, आप जो उठा लें, हम मानते हैं कि हमारे लोगों के लिए मुश्किल है और हमें उनका वाकई एहसास है। अगर हमें उनका एहसास ना होता तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने दौरे के ऊपर सऊदीया में अपने अवाम के लिए डेफर्ड पेमेंट की बात ना कर रहे होते। अगर हमें उनका एहसास ना होता तो हम खुर्दनी तेल जो पूरी दुनिया में जितना महंगा हुआ है, हम तो उसका बहुत कम पोर्शन अपने अवाम के ऊपर ट्रांसफर करें और फिर भी हमें लगता है कि उनके साथ के लिए बात यह है कि ये जो आलिया साहिबा आखिर में कह रही थी कि चाइना में भी और बाकी दुनिया के बड़े ममालिक में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ ना ही कंपैरिजन करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है, काम कर रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।